हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महान्यायवादी। बच्चों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है? न्यायवादी। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड, क्या बोला जाता है बच्चों? महान्यायवादी। ठीक है बच्चों, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी। बच्चों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है, इनका क्या कार्य होता है? ठीक है बच्चों, आज हम इसी पे बात करेंगे। बच्चों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक महान्यायवादी, इनको हिंदी में बोला जाता है बच्चों महान्यायवादी। महान्यायवादी बच्चों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो विवरण है या उल्लेख है वो आर्टिकल 76 में है। आर्टिकल 76 के अंदर, ठीक है बच्चों, आर्टिकल 76 के अंदर महान्यायवादी का उल्लेख है कि भारत सरकार, अब ये महान्यायवादी का कार्य क्या होता है, इनको कौन नियुक्त करता है, क्या क्या कार्य होता है। तो बच्चों, महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है बच्चों, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस आर्टिकल के तहत बच्चों? आर्टिकल 76। यह इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, यहाँ से क्वेश्चन मालूम कर लेता है कभी कभी क्या अधिकांशतः क्वेश्चन रिपीटेड है। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि महान्यायवादी का पद किस आर्टिकल में है या किस अनुच्छेद में है। तो बच्चों, यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद में है। तो महान्यायवादी का पद किस में बच्चों? आर्टिकल 76। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि महान्यायवादी की नियुक्ति, ठीक है बच्चों, महान्यायवादी की नियुक्ति, ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति के द्वारा, राइट। महान्यायवादी का पद किस आर्टिकल में है? पद की बात आती है बच्चों तो आर्टिकल या अनुच्छेद 76 में है। क्लियर है। दूसरा कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने समय का होता है। अब यहाँ पे बात आती है बच्चों कार्यकाल। तो कार्यकाल, तो यहाँ पे टेन्योर की बात आती है बच्चों, उसका कितने समय का कार्यकाल होता है। तो यहाँ पे कार्यकाल, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी का कार्यकाल 5 साल है, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का भी 5 साल है, प्रधानमंत्री का 5 साल होता है। इसी तरीके से यहाँ पे बात की जाती है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। तो बच्चों, महान्यायवादी का कार्यकाल के लिए कोई भी ईयर फिक्स नहीं है, ठीक है ना। महान्यायवादी का पद राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग होता है, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो बच्चों, महान्यायवादी का पद कैसे होता है, जिसको हम बोलते हैं, महान्यायवादी का पद होता है बच्चों प्रसाद पर्यंत, ठीक है ना। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के, ठीक, राष्ट्रपति के, राइट। तो राष्ट्रपति का महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो पद पर बने रह सकते हैं। यहाँ पर महान्यायवादी के लिए बच्चे 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, इस तरीके से कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो महान्यायवादी का कार्यकाल तब तक बना रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहे, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति 1 साल चाहे या 2 साल या 3 साल, वो फिक्स नहीं है, वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है या उनकी विवेकीय शक्ति पर डिपेंड करता है कि वो जब तक उसको रखना चाहे तब तक रख सकते हैं, ठीक है। तो महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राइट बच्चों। महान्यायवादी का पद बच्चों आर्टिकल 76 में है। महान्यायवादी की नियुक्ति बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तीसरा आता है बच्चों महान्यायवादी का कार्य, ठीक है। यह महान्यायवादी का कार्य क्या होता है बच्चों? महान्यायवादी का कार्य क्या है? ये भारत सरकार का विधिक अधिकारी होता है, विधिक अधिकारी, ठीक है बच्चों। तो इनका कार्य क्या है? ये भारत सरकार के विधिक अधिकारी होते हैं। विधिक अधिकारी का मतलब समझ रहे हो बच्चों, जिसको बोला जाता है जैसे कि कानूनी सलाहकार, ठीक है ना, कानूनी सलाहकार। तो महान्यायवादी क्या है बच्चों? भारत सरकार के कानूनी सलाहकार हैं। दूसरा, इनको बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अगर हम योग्यता की बात करें या क्वालिफिकेशन की,
तो बच्चों महान्यायवादी की योग्यता में आता है कि वह सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने की योग्यता रखते हो। ठीक है, योग्यता का मतलब कि वह सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने की योग्यता रखते हो, या महान्यायवादी ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है बच्चों जो सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने की योग्यता रखते हैं। मतलब कहने का कि वो इतने क्वालिफाई हैं या इतने एजुकेटेड हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो इस तरीके की योग्यता जो व्यक्ति रखता है उसी को बच्चों महान्यायवादी बनाया जाता है। क्लियर है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद बच्चों आर्टिकल 76 में है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल बच्चों राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत होता है। ये अटॉर्नी जनरल के लिए योग्यता बच्चों सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। तीसरा बच्चों उसका कार्य, मैंने बताया आपको कि वह भारत सरकार का विधिक अधिकारी या कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे बच्चों हम बात करते हैं कि अगर भारत सरकार ठीक है ना, देखो बच्चों भारत सरकार को अगर किसी भी तरीके की कानूनी समस्या आती है, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या है कि वो किससे विचार विमर्श करेंगे? महान्यायवादी से। किसे? महान्यायवादी से या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। अब अटॉर्नी जनरल उनको उस विवाद पर या उस समस्या का समाधान बताएंगे या उस पर अपनी राय देंगे या विचार विमर्श करेंगे। तो महान्यायवादी से अगर भारत सरकार को किसी भी तरीके की समस्या होती है कानून से संबंधित, तो उसको सलाह देने के लिए महान्यायवादी होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके सलाह के अनुसार ही भारत सरकार कार्य करेगी। अब इनकी सलाह किसके लिए होती है? विशेषकर राष्ट्रपति के लिए। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, लेकिन महान्यायवादी की सलाह, ठीक है ना, सलाह ले जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ऐसा नहीं है कि महान्यायवादी ने राष्ट्रपति को या भारत सरकार को कोई सलाह दी, मतलब कैबिनेट को कोई सलाह दी, तो सलाह देने का मतलब ये नहीं है कि महान्यायवादी के द्वारा दी गई सलाह को भारत सरकार या राष्ट्रपति जी मानने के लिए बाध्य हैं। ठीक है ना, सिर्फ इनसे सलाह ली जा सकती है, विचार विमर्श किया जाता है। अब इनकी सलाह को वो माने या ना माने वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब महान्यायवादी की सलाह ली जाती है, लेकिन सलाह को मानने के लिए भारत सरकार बाध्य नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो महान्यायवादी का यही कार्य होता है। तीसरा और नेक्स्ट होता है बच्चों महान्यायवादी बच्चों अगर हम बात करें संसद की, ठीक है ना, तो महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में भाग लेने की अनुमति होती है। संसद के किसी भी सदन में ये पावर मिली हुई है बच्चों महान्यायवादी को आर्टिकल 88, ठीक है, अनुच्छेद 88 के द्वारा। ठीक है ना, महान्यायवादी को पावर मिली हुई है, जिस पावर के तहत संसद के लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है बच्चों, तो आर्टिकल 88 के द्वारा महान्यायवादी संसद के दोनों ही सदन लोकसभा या राज्यसभा की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं या उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर किसी बिल पर बहस चल रही है, ठीक है बच्चों, अगर किसी बिल पर बहस चल रही है तो महान्यायवादी को उस बहस पर बोलने का, अपने विचार रखने का या उस बिल को लेकर डिस्कशन करने का अपना पूर्ण अधिकार होता है। तो लोकसभा के अंदर महान्यायवादी को बच्चों बोलने का अधिकार, कैसा अधिकार बच्चों? बोलने का अधिकार, विचार रखने का अधिकार, दोनों एक ही बात है। ठीक है बच्चों, अपनी राय देने का अधिकार, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, महान्यायवादी को लोकसभा में बोलने का अधिकार होता है, बिल पर बहस करने का अधिकार होता है। इसी तरीके से लोकसभा में भी वो बहस कर सकते हैं, इसी तरीके से राज्यसभा में भी बहस कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या उनके सामने ये होती है कि वो कभी भी लोकसभा में जब किसी भी बिल के पास होने के बाद, सपोज कीजिए कि लोकसभा में कोई बिल आया और उस पर बोलने का या अपने विचार रखने का पूर्ण अधिकार होता है महान्यायवादी को। तो जो महान्यायवादी अपने विचार रख सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब बच्चों वोटिंग होती है,
ठीक है ना, बिल पास करने के लिए कि कितने लोग पक्ष में हैं, कितने लोग विपक्ष में हैं, या कितने लोग ये चाहते हैं कि बिल पास हो, पास होने के बाद कानून बने, या कितने बच्चे ये चाहते कितने सांसद ये चाहते हैं कि बिल पास ना हो। तो इस तरीके से जब वोटिंग होती है तो बच्चों महान्यायवादी को वोटिंग का अधिकार नहीं होता, ठीक है ना। तो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है बच्चों, दोनों ही सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ठीक, बोल सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन जब उस बिल पर बच्चों वोटिंग होगी, ठीक है ना, जब क्या होगी, वोटिंग, तो महान्यायवादी को वोटिंग का अधिकार नहीं होता। लोकसभा के मेंबर भी वोटिंग करेंगे, राज्यसभा के मेंबर वोटिंग करेंगे, लेकिन महान्यायवादी वोटिंग नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों। तो अटॉर्नी जनरल को किसी भी बिल पर बहस करने की पूरी अनुमति होती है, ठीक है, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं होता। तो महान्यायवादी बच्चों संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में या किसी भी सेशन में जाकर भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखना। अब सदन कोई सा भी हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। क्लियर है बच्चों। तो ये महान्यायवादी के कार्य हैं, ठीक है बच्चों। अब ये तो अलग अलग सेशन की बात हो रही है। अगर दोनों का ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन अगर है, तो भी महान्यायवादी उसमें हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर ज्वाइंट सेशन चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ ज्वाइंट सेशन चल रहा है, तो उस सेशन में भी महान्यायवादी को हिस्सा लेने का पूर्ण अधिकार है, बोलने का अधिकार है, विचार विमर्श का अधिकार है, लेकिन वहां पर भी वोटिंग का अधिकार नहीं होता। क्लियर है बच्चों। तो महान्यायवादी संसद की सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि महान्यायवादी के कार्य भारत सरकार के विधिक अधिकारी होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं। क्लियर है। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इनको भारत के किसी भी न्यायालय में, ठीक है बच्चों, किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। महान्यायवादी बच्चों भारत के अंदर किसी भी न्यायालय में जाके सुनवाई कर सकते हैं। तो महान्यायवादी को भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तीसरा, भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का पूर्ण अधिकार होता है, कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। भारत सरकार को कानूनी सलाह दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों कि महान्यायवादी ऐसा कोई भी मुकदमा या ऐसा कोई भी केस पर सुनवाई नहीं करेंगे या ऐसे किसी भी केस के पक्ष में खड़े नहीं होंगे जो भारत सरकार के खिलाफ होगा, ठीक है ना। भारत सरकार के कोई भी खिलाफ अगर केस है तो ये उस केस की सुनवाई कभी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन महान्यायवादी को अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस से नहीं रोका गया है, ठीक है बच्चों, प्राइवेट प्रैक्टिस से नहीं रोका गया है। तो महान्यायवादी बच्चों अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी केस की सुनवाई नहीं कर सकते जो भारत सरकार के खिलाफ हो या भारत सरकार के विरोध में हो, ठीक है बच्चों। तो महान्यायवादी के लिए क्या क्या, देखो महान्यायवादी, अब एक बार बच्चों यहां रिपीट कर देता हूं। देखो महान्यायवादी के कार्यों में, कार्य की अगर हम बात करें बच्चों, भारत सरकार का विधिक अधिकारी, भारत सरकार का विधिक अधिकारी, राइट, या कानूनी सलाहकार, ठीक है ना, विधिक अधिकारी या कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाह, ठीक है बच्चों, ये भारत सरकार को कानूनी सलाह देते हैं, ठीक। नेक्स्ट कार्य इनका, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट, सदन में बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, विचार रख सकते हैं, चार, बहस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, कर सकते हैं। नेक्स्ट, वोटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, वोटिंग नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों, वोटिंग नहीं कर सकते। क्लियर।
नेक्स्ट, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। भारत के अंदर किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, ठीक है बच्चों, भारत के अंदर किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात देखो, भारत सरकार के कानूनी सलाहकार सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। अब सदन में हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा दोनों ही आते हैं बच्चों, दोनों ही सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ज्वाइंट सेशन में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता। लेकिन बच्चों महान्यायवादी को अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए नहीं रोका गया है, ठीक है ना, भारत के अंदर किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। नेक्स्ट है बच्चों कि ऐसा कोई भी केस नहीं लेंगे, ऐसा कोई भी केस नहीं लेंगे जो भारत सरकार के विरुद्ध हो, नहीं लेंगे या लड़ेंगे बच्चों जो भारत सरकार के विरुद्ध हो, जो भारत सरकार के विरुद्ध हो, ठीक है बच्चों, जो भारत सरकार के विरुद्ध हो, भारत सरकार के विरुद्ध हो, ठीक है बच्चों। इस समय वर्तमान में हमारे यहाँ अटॉर्नी जनरल कौन है बच्चों? महान्यायवादी है बच्चों आर वेंकट रमणी, ठीक है बच्चों। वर्तमान में हमारे यहाँ महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। बच्चों अब तक भारत में जो महान्यायवादी नियुक्त हुए हैं बच्चों ये कौन से हैं? 16th या 16वें क्रम के। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से भी दे देता है कि आर वेंकट रमण भारत के किस क्रम के महान्यायवादी हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों महान्यायवादी से नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनसे भी मालूम कर लिए जाते हैं कि राष्ट्रपति किस क्रम के हैं या आप जब प्रधानमंत्री किस क्रम के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसी तरीके से आर वेंकट रमण बच्चों 16वें क्रम के महान्यायवादी हैं भारत के अंदर, ठीक है बच्चों। अब इन्हीं के नीचे महान्यायवादी के साथ साथ बच्चों महान्यायवादी के साथ साथ बच्चों दो पद और आते हैं हमारे यहाँ। एक आता है बच्चों सोलिसिटर जनरल, एक आता है बच्चों एडिशनल सोलिसिटर जनरल, ठीक है बच्चों। अब ये होता है सोलिसिटर जनरल, ये होता है अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल, ठीक है ना। तो ये सोलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल बच्चों ये दोनों किसके लिए होते हैं? ये दोनों ही महान्यायवादी को हेल्प या मदद करने के लिए होते हैं, ठीक है बच्चों। दोनों ही कौन होते हैं? महान्यायवादी को हेल्प या मदद करने के लिए। तो महान्यायवादी को सपोर्ट देने के लिए या कार्य में मदद करने के लिए एक हमारे सोलिसिटर जनरल, इस समय बच्चों सोलिसिटर जनरल हमारे यहाँ पे हैं तुषार मेहता। कौन है बच्चों इस समय? तुषार मेहता। तो भारत के वर्तमान में सोलिसिटर जनरल कौन है बच्चों? तुषार मेहता। महान्यायवादी के नीचे एक ही पद होता है बच्चों सोलिसिटर जनरल का, और ये जो सोलिसिटर होते हैं बच्चों ये भी महान्यायवादी की तरह एक बहुत बड़े कानून के विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसी के बाद आते हैं जैसे एडिशनल सोलिसिटर जनरल। बच्चों एडिशनल सोलिसिटर जनरल की सीटें फिक्स नहीं है। अब सोलिसिटर जनरल तो एक ही होता है महान्यायवादी के नीचे, महान्यायवादी भी सिंगल होते हैं, लेकिन सोलिसिटर जनरल जो होते हैं बच्चों इनकी सीटें फिक्स नहीं है, ये 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। आई थिंक लगभग इस समय मुझे जहां तक थोड़ा सा ध्यान है बच्चों इस समय सोलिसिटर जनरलों की संख्या 6 है। तो भारत में वर्तमान में सोलिसिटर जनरल कितने हैं? 6। ये लोग एडिशनल सोलिसिटर जनरल कितने हैं बच्चों? 6। जो एडिशनल सोलिसिटर होते हैं बच्चों ये सोलिसिटर जनरल को सपोर्ट करते हैं, सोलिसिटर जनरल महान्यायवादी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक महान्यायवादी का पद होता है बच्चों जो भारत सरकार को कानूनी सलाह देने के लिए बनाया गया है, ठीक है बच्चों। अब बात आती है इनका वेतन। महान्यायवादी के बच्चों अगर हम वेतन की बात करते हैं तो महान्यायवादी का कोई भी वेतन फिक्स नहीं है। अगर हम बात करें वेतन की तो इनका वेतन भी फिक्स नहीं है कि हम जैसे कि हमारे यहाँ
राष्ट्रपति जी का वेतन होता है कितना है बच्चों, राष्ट्रपति का वेतन कितना है 5 लाख। अब हम बात कर लें कि महान्यायवादी का भी इस तरीके से 1.5-2 लाख कोई वेतन होगा। महान्यायवादी के बच्चों वेतन फिक्स नहीं है, ये वेतन भी राष्ट्रपति के ही अनुसार मिलता है, ठीक है ना, या प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही मिलता है, वो जितना भी फिक्स किया जाता है उसी हिसाब से उनको वेतन मिलता है। तो महान्यायवादी को जो वेतन मिलता है बच्चों राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग मिलता है। तो यहाँ पर महान्यायवादी का वेतन भी फिक्स नहीं है, कार्यकाल भी फिक्स नहीं है। यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है बच्चों कि महान्यायवादी का पद कैसा होता है। तो बच्चों महान्यायवादी का पद होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब ये तब तक ही बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से ये आपका महान्यायवादी कंप्लीट हुआ। तो देखो एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ बच्चों। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी का पद बच्चों आर्टिकल 76 में आता है, राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, कार्यकाल फिक्स नहीं है, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक पद पर बना रहेगा, कार्य भारत सरकार के विधिक अधिकारी होते हैं, योग्यता सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने की योग्यता रखते हैं। दूसरा बच्चों महान्यायवादी का कोई भी वेतन फिक्स नहीं है, भारत सरकार या राष्ट्रपति जो भी फिक्स करेंगे वही मिलेगा, ठीक है बच्चों। संसद के दोनों ही सदनों में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं है, ये पावर इनको मिली हुई है बच्चों आर्टिकल 88 के द्वारा, ठीक है ना। तीसरा, भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। वर्तमान में हमारे यहाँ महान्यायवादी और वेंकट रमणी हैं, और बच्चों हमारे सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये महान्यायवादी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। मैंने जैसे आपको इतना सब कुछ बताया है, तो आपको यहाँ कुछ इस तरीके से नहीं, आपको अपने तरीके से नोट्स बनाने हैं, सिंपल सिंपल सा क्या क्या कि महान्यायवादी का किस आर्टिकल में है 76, कार्यकाल फिक्स नहीं है, वेतन फिक्स नहीं है, ठीक है बच्चों। कार्य क्या है बच्चों, कार्य वही है, भारत सरकार के कानूनी सलाहकार हैं, ठीक है। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा कोई भी मुकदमा या केस नहीं लड़ेंगे जो भारत सरकार के खिलाफ हो, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से 5-7 लाइन में आपके महान्यायवादी पॉइंट टू पॉइंट बनाओ, और वो आपको पढ़ने में भी सुविधा होती है। जब आप क्वेश्चन या जब एग्जाम से पहले बच्चों आप नोट्स को रिवाइज करते हैं, तो आपको उसको रिवीजन करने में भी बहुत सहूलियत होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे इस तरीके से पेज भर देते हैं, पूरे कॉपी के पेज भर के डाल देते हैं। लेकिन जब हम रिवीजन करते हैं तो उस समय हमें समस्या होती है कि हम किस तरीके से पढ़ें, बहुत सारा रिवाइज करने के लिए, तो समस्या का सामना ना करना पड़े, इसीलिए बच्चों आपको इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट अपने नोट्स बनाया करो, बहुत शॉर्ट में बनाया करो, बस एक बार नजर मारी, ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट पेज। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करने में कम समय लगेगा और अधिक रिवाइज होगा। तो इस तरीके से जब समय कम और रिवीजन ज्यादा, तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपके पास चीजें भी ज्यादा होंगी एग्जाम में जाने से पहले, और रिवीजन कम हो तो चीजें भी कम होंगी, तो समस्या का सामना तो आएगा। तो बच्चों आज महान्यायवादी के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो बच्चों आज का टॉपिक इतना ही, अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।